नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहे इतिहास तथा कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय इस दौरान चर्चाओं में थे और उनसे संबंधित किया गया बातें आप लोग को पता होना जरूरी है। तो हमारा आज का जो पहला विषय है या जो कहें कि पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने लेख या पत्रिकाएं सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। तो हमारा जो प्रश्न है वह किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। क्यों? क्योंकि जिस महीने की हम लोग बात कर रहे हैं अक्टूबर 2023 की, इस महीने में सर सैयद अहमद खान की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। तो इसी वजह से चर्चाओं में आ गए थे। अब ये वर्ष भर चलता है, अलग अलग लोग जब जब चर्चाओं में आएंगे तो उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये बहुत कॉमन है। तो इसके लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 4 दे रखे हैं अलग अलग लेख या पत्रिकाएं। भारतीय विद्रोह के कारण, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, तहजीब अल अखलाक और कमेंट्री ऑन द होली बाइबल। कितने सही हैं? विकल्पों में दिया हुआ है, एक सही है या एक संबंधित है, केवल 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, ये हम लोग बात करेंगे पहले चीज़ों को समझ लेने के बाद में। तो देखिए, सर सैयद अहमद खान हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। इन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। यह सिविल सेवक भी रहे, मतलब अंग्रेजों के अधीन इन्होंने काम किया था, सरकारी पद पे थे लेकिन बाद में पद छोड़ दिया था। पत्रकार भी रहे, शिक्षाविद भी रहे, समाज सुधारक भी रहे, इतिहासकार भी रहे। मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन्होंने इस्लाम के अंदर ना एक नई महत्वपूर्ण व्याख्या जोड़ी है, नई चीज़ों को समावेश किया इन्होंने किया, जिसका समावेश किया उसमें शामिल था इत्तिहा। अब इत्तिहा क्या होता है? मतलब ये चाहते थे कि जो मुस्लिम समुदाय है, हम देखा कि लगातार मुस्लिम समुदाय पिछड़ा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समुदाय या जो मुस्लिम धार्मिक गुरु थे वह चाहते थे कि आप अपनी रूढ़ियों से जुड़े रहें। जो चीज़ें पहले से बनी हुई है, चली आ रही हैं सदियों से, आप उसको लगातार बरकरार रखें, नई चीज़ों को ना सीखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ना अपनाएं, स्वतंत्र चिंतन ना करें, तर्कवाद से ना जुड़ें। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने आकर के कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं, जुड़ो, नई चीज़ों से जुड़ो, इसी से ही मुस्लिम समुदाय का विकास होगा, वरना आप लोग पीछे रह जाएंगे, बाकी सब लोग आगे निकल जाएंगे। इन्होंने कुरान की शिक्षाओं के लिए भी सेम चीज़ की कि इसको आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की ज़रूरत है और प्रकृति के साथ साथ में ज़रूरी है कि आप कुरान को तो सीखें, लेकिन उसके अलावा चीज़ों में जितना आप समानता स्थापित कर सके उतनी समानता स्थापित की जानी भी ज़रूरी है। यह सब बात भी इन्होंने इसी के तहत बताई। अब यह सब बातें इन्होंने कैसे बताई होंगी? अब ये उपदेशक तो है नहीं है कि कहीं भी जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बातें प्रस्तुत करेंगे, नहीं। इन्होंने समाज की स्थिति देखी, समाज किस तरफ जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, इन्होंने उसको भी समझा और राष्ट्रीय आंदोलन समझते जानते हुए उन्होंने अनेक चीज़ें सामने रखी। यह सब कुछ हुआ, हम लोगों ने देखा। लेकिन इन्होंने जन जन तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए अनेक लेख लिखे और अनेक पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की। इनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले लेखों पर अगर बात करें तो पहली बिल्कुल शामिल है भारतीय विद्रोह के कारण। इन्होंने भारतीय विद्रोह जो चल रहा था उस समय, उसको देखा, जाना, समझा, उसके कारणों के ऊपर इन्होंने एक लेख लिखा और इन्होंने यहाँ पर यह प्रयास किया कि आप देसी परिप्रेक्ष्य को समझें, यानी कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है आप समझें कि विद्रोह क्यों हुआ है, किन कारणों से हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए उत्तरदायी हैं। हर एक चीज़ को आप लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो ही चीज़ें आपकी सुधरेंगी, तभी आपकी दृष्टि बदलेगी। तो उन्होंने अपना लेख भारतीय विद्रोह के कारण लिखे और सारे कारण इन्होंने देसी बताए कि हमारे जो मेन लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उनकी स्थिति क्या थी, उनकी समस्या क्या थी, जिस वजह से वह आगे बढ़े और विद्रोह हुआ। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का प्रकाशन भी किया। ये इनकी एक पत्रिका थी। ये पत्रिका मुख्य रूप से हम देखते हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी का एक अभिन्न अंग बनी रही जीवन भर, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि मुस्लिम समुदाय जो पारंपरिक चला आ रहा है, अब आप चीज़ों को बदलो और अपनी मानसिकता को बदलते हो, आधुनिक समय में बदलाव करो और नई चीज़ों से जुड़ना शुरू करो। क्यों नहीं जुड़ रहे हो? तो इन्होंने लोगों को बहुत अधिक एम्फेसाइज किया इस चीज़ के लिए कि देखो, आओ और नई चीज़ों को अपनाओ, उससे ही चीज़ें बदलेंगी, वरना नहीं बदलेंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि तहजीब उल अखलाक तो इनके लिए बहुत ही अधिक खास रही है, बहुत अधिक फेमस है इनके साथ में। इसको समाज सुधारक पत्रिका के रूप में भी जाना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को उठाएंगे, लोगों को समझाएंगे और चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? कमेंट्री ऑन द होली बाइबल क्या लगता है? लिखी होगी इन्होंने? बिल्कुल, इनकी अपनी एक पुस्तक है, इनकी ही अपनी रचना है। इनको इंटरेस्ट था क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट की वजह से हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कमेंट्री ऑन द होली बाइबल लिख दी। ठीक, तो सारी की सारी संबंधित किससे हैं? सर सैयद अहमद खान से संबंधित हैं। इनकी अपनी अपनी रचनाएं हैं, जिस वजह से अब चारों ही सही हो जाती है। तो इसका अर्थ ये होगा कि डी होगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि चारों ही इनसे संबंधित है। सर सैयद अहमद खान ने एक समाज सुधारक के रूप में भी जीवन बिताया।
हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र इनका बहुत अधिक खास रहा। इन्होंने मुस्लिमों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए चीज़ों को समझाने के उद्देश्य से 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की भी स्थापना की। ये सब चीज़ें भी चलती रही इनकी। तो यह सब इन मामले में खास थी और इन्होंने महत्वपूर्ण समाज सुधार के कार्य किए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपने जीवन भर एक राष्ट्रीय आंदोलन विरोधी दृष्टिकोण को अपनाए रखा। ये कांग्रेस के विरोधी थे। इनको लगता था कि कांग्रेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की संस्था है, तो ये उसके अगेंस्ट ही रहते थे। लेकिन हिंदुओं की संस्था होने के साथ साथ हम लोग यह भी देखते हैं कि इन्होंने मुस्लिमों को समझाया कि आप अलग रहें। हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के इन्होंने बातें कही हैं, लेकिन कांग्रेस से हमेशा कहते थे कि मुस्लिम लोगों को दूर रहना जरूरी है। और हम यह भी देखते हैं कि इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपना समर्थन दिया। ये मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते, जरूरी है कि मुस्लिमों के लिए अलग देश हो जहाँ उनके अधिकार सुरक्षित रहें, उनकी स्थिति सुरक्षित रहे, वह अल्पसंख्यक ना रहें, बहुसंख्यक रहें और सब चीज़ें उनके हित के लिए ही हो। ये सब चीज़ें इन्होंने की। हालांकि महिलाओं के प्रति भी इनका दृष्टिकोण जो है बहुत चर्चाओं में रहता है। तो महिलाओं के मामले में रूढ़िवादी हैं, बहुत कहते हैं कि बाहर नहीं जाना, क्योंकि घरेलू ही आपको काम करने हैं, तो बाहर जाकर शिक्षा क्या करोगे, घरेलू शिक्षा की ही बात करते हैं। हालांकि जो कुरीतियां हैं, बहुविवाह, शिशु हत्या, बाल विवाह, उसके विरुद्ध यह लगातार खड़े रहे। उन्होंने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की है उसके मामले में। यह सब चीज़ें हम लोग लगातार देखते ही हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर है इतनी सभी लोग को। तो यह सारी महत्वपूर्ण बातें जो थी किससे संबंधित थी, सर सैयद अहमद खां से संबंधित थी। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि प्रश्न जो हम लोगों ने अच्छे समझा, प्रश्न का उत्तर जो था यह हो गया यहाँ पर डी। और प्रश्न का उत्तर डी होने के साथ ही हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, आगे की चीज़ें क्या कह रही हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन आप लोग को पढ़ना है तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग को मिल जाएगा, बढ़िया से अच्छे समझ सकते हैं। पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग हमारा अगला विषय समझना शुरू करते हैं। हमारा जो दूसरा विषय है वह रानी दुर्गावती से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जिस महीने की हम लोग बात कर रहे हैं, इस महीने में वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई थी, तो इस वजह से यह चर्चाओं में रहा। अब इनसे जुड़े 3 स्टेटमेंट है। कह रहे हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में महोबा के चंदेल राजवंश में हुआ था। उनका विवाह गौड़ राजवंश के शासक दलपत शाह से हुआ था और वह मुगल बादशाह अकबर की समकालीन थी। 3 स्टेटमेंट है। क्या लगता है क्या क्या रहा होगा? चर्चाओं में रहा मामला, ये सब तो मैंने आप लोग को बता दिया। लेकिन वीरांगना रानी दुर्गावती इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण रूप में हम लोग जानते समझते हैं इनको। तो देखिए, इनके जन्म की जो बात है, बांदा की महोबा में चंदेल राजवंश में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। बाद में चीज़ें बदलती हैं और देखते हैं कि 1542 में इनका विवाह जो है गढ़कटंगा के गौड़ राजवंश के शासक दलपत शाह से हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। महत्वपूर्ण रही है इनकी स्थिति। 1550 में देखते हैं कि जो इनके पति थे दलपत शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर ये अपने पुत्र वीर नारायण को लेकर के एक संरक्षक की भूमिका में आ जाती हैं और व्यवस्था को संभालने लग जाती हैं। ठीक है, यह भी हम लोग देखते हैं कि यह मुगल बादशाह अकबर की समकालीन थी, तो इस वजह से यहाँ पर एक खास स्थिति होती है कि इनका एक बार युद्ध भी होता है। अकबर अपना आसफ खां को भेज देता है, उसके नेतृत्व में एक पूरी सेना को भेजते हैं, लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में। चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा कि लगातार इन्होंने जो मुगल बादशाह थे उसकी विस्तारवादी नीति का विरोध किया है और हमेशा अपनी सेना लेकर के सामने खड़ी रही। इन्होंने कभी यह नहीं समझा कि मतलब मैं महिला हूँ, युद्ध कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, नहीं, साहसी थी, वीर थी। इसी वजह से इनको हम लोग वीरांगना रानी दुर्गावती के रूप में आज पढ़ भी रहे हैं। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य और भी किए, जैसे कि इन्होंने रानी ताल बनवाया, चेरी ताल बनवाया, आधार ताल बनवाया, महत्वपूर्ण जलाशय बनवाया, इनके लिए खास थे। इन्होंने राजधानी परिवर्तन का कार्य भी किया। इनकी राजधानी पहले सिगौरगढ़ हुआ करती थी, बाद में चौरागढ़ कर दी इन्होंने। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो चौरागढ़ था यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित था, तो इसी वजह से चीज़ें इनकी खास थी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने आचार्य विठलनाथ को गढ़ में पुष्टि मार्ग पंथ की एक पीठ स्थापित करने के लिए भी अनुमति दे दी थी, जिसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। तो एक प्रकार से इनका जो शासन था यह भी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था, यह हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें हम लोग जो समझ रहे हैं, हमें यहाँ पर क्या क्या पता लग रहा है कि बिल्कुल बांदा के महोबा के चंदेल राजवंश में इनका जन्म हुआ था, विवाह इनका दलपत शाह से ही हुआ था और ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थी। युद्ध की घटना हम लोगों ने देखी। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक और तीनों स्टेटमेंट ठीक, तो फिर उत्तर हो जाएगा हम लोग का सी। कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग इससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं आप लोग को दिखा देते हैं। पीडीएफ में आप आराम से पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलते हैं, हमारे अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है टोटो भाषा से संबंधित है। तो टोटो भाषा क्यों चर्चाओं में आई है इस समय? टोटो भाषा की चर्चा में का कारण यह है कि एक टोटो शब्द संग्रह नामक एक त्रिभाषी शब्दकोश उस समय कोलकाता में जारी किया गया था।
त्रिभाषी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टोटो भाषा भी थी, बंगाली भाषा भी थी और अंग्रेजी भाषा भी थी उस शब्दकोश के अंदर। तो त्रिभाषी शब्दकोश था, चर्चाओं में आया था, उस समय इसको कोलकाता में जारी किया गया था, तो उसके बाद से टोटो भाषा बहुत अधिक चर्चाओं में आ गई थी। इसी वजह से 3 स्टेटमेंट यहाँ हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं कि टोटो भाषा जो है यह एक आदिम और अलग रहने वाले आदिवासी समुदाय की भाषा है। यह भाषा चीनी तिब्बती परिवार से संबंधित है और इसकी लिपि देवनागरी है। तो देखो, हम लोग आज के समय में देखते हैं कि टोटो समुदाय जो है लगभग 1600 की आबादी वाले एक आदिम समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। ये समुदाय ही है जो इस खास टोटो भाषा को बोलता है। हालांकि इस भाषा को ये समुदाय ही बोलता है और ये समुदाय ही समझता है, खासतौर पे ये हम लोग देखते हैं। मतलब मुख्य वही है, बाकी और भी लोग हैं कुछ कुछ जिन्होंने चीज़ों को जाना समझा है वह सीख गए, तो टोटो भाषा ये बोलते हैं। तो इसी वजह से पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग को समझना है कि चीनी तिब्बती परिवार से संबंधित है या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, जो टोटो भाषा है वह चीनी और तिब्बती परिवार से संबंधित है। लेकिन आप लोग को ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। इसकी लिपि को बाद में डेवलप किया गया है एक खास व्यक्ति धनीराम के द्वारा। उसने इस भाषा की लिपि और इसकी वर्णमाला दोनों बनाई है, जिस वजह से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 सही हैं और इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा और कुछ नहीं होना है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि टोटोपारा एक जगह भी है जो भूटान के अंदर है। ठीक है, भूटान और पश्चिम बंगाल के बीच जो सीमा होती है वहाँ पर स्थित है, हिमालय के गिरिपथ में। मुख्य रूप से ये लोग वहीं देखे जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है टोरसा नदी। तो चीज़ें कुछ भी पूछी जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतने से ही पूछे। तो इससे रिलेटेड सभी बातें आप लोग को याद रखना ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में एग्जाम में बातें आए तो आप परेशान ना हो। फिलहाल के लिए चीज़ें क्लियर हैं, इतना ही समझना था। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला विषय क्या है इसके अंदर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि अरुणाचल याक चुरपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल याक चुरपी चर्चाओं में क्यों आया था, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। दरअसल ये जो याक चुरपी है यह जीआई टैग पाने वाला पहला याक दूध उत्पाद है। मतलब याक के दूध से बनने वाला उत्पाद पहली बार ऐसा हुआ था कि उसको जीआई टैग दे दिया गया था। इस वजह से मामला चर्चाओं में आया था। तो इससे जुड़ी सभी बातों समझेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यह भौगोलिक संकेतक टैग पाने वाला पहला याक दूध उत्पाद है। अभी बताया चर्चाओं में से लिया आया था, तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं सही हो गया। कह रहे हैं कि इस उत्पाद में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और इसे अरुणाचली याक के दूध से तैयार किया जाता है। अब हमें अपने दोनों स्टेटमेंट की स्थिति देखने की क्या है, दोनों सही हैं या कोई एक सही है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर डिसाइड होगा, या दोनों ही गलत है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो याक चुरपी होता है प्राकृतिक रूप से यह एक प्रकार का किण्वित पनीर होता है। इसको लिए हम लोग देखते हैं कि अरुणाचली याक के दूध से इसको तैयार किया जाता है। और यह जो अरुणाचली याक होता है ना, अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसको पाला जाता है। भोजन में इसको सामान्य रूप से खाते हैं, वहाँ के लोग पसंद करते हैं और बाहर के भी बहुत सारे लोगों को पसंद है इसको अपने भोजन में शामिल करना। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब इसको संरक्षण मिल गया है, तो संरक्षण मिलने की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इससे जुड़े हुए जो भी समुदाय हैं उनका विकास होगा। ठीक है, अरुणाचली याक जो होता है इसको एक खास जनजातीय लोग ही पाल पाते हैं, जिनको कहा जाता है ब्रोकपास। तो ब्रोकपास नामक जनजातीय याक चरवाहे याक को पालते हैं, इसका दूध निकालते हैं और बाकी सभी चीज़ें होती हैं। इसका दूध की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा इसलिए है, और ये जो इसका हम लोग चुरपी देख रहे हैं इसकी डिमांड इस वजह से क्योंकि यह प्रोटीन के मामले में बहुत अधिक प्रचुर होता है। सभी चीज़ें प्रोटीन से जुड़ी हुई है, विटामिन से जुड़ी हुई है, मिनरल से जुड़ी हुई है, जिस वजह से हम सब चीज़ें देख पाते हैं। तो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, अरुणाचली याक के दूध से इसको तैयार किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट सही हो गई, तीनों सही हो जाएगी तो सी होगा हमारे प्रश्न का उत्तर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें आप लोग के सामने, ठीक है, अरुणाचली याक चुरपी इस प्रकार से ये होता है इस रूप में, इससे जुड़ी कुछ खास बातें। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा है माँ दंतेश्वरी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं माँ दंतेश्वरी मंदिर संबंधित, पर चर्चाओं में क्यों आया माँ दंतेश्वरी मंदिर? यह आया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह चर्चाओं में। वह यहाँ गए और जाकर के इन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की, तो फिर उसके बाद में न्यूज़ में यह बहुत अधिक आने लगा। 3 स्टेटमेंट कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। इसका कह रहे हैं कि 6 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है और यह शंखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में ही स्थित है ये मंदिर, और पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा ठीक हो जाता है। दूसरी खास बात, 6 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी को ही समर्पित है ये। यहाँ पर जो मूर्ति है एक काले पत्थर में मूर्ति देखने को मिलती है जिसकी 6 अलग अलग भुजाएं हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हम लोग का सही हो जाता है। ये जो मंदिर है ये आप लोग याद रखिएगा कि 52 जो हमारे शक्तिपीठ हैं उनमें से एक इसको माना जाता है। इस मंदिर का जो नाम है दंतेश्वरी मंदिर, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है।
मान्यता अनुसार ऐसी चीज़ समझी जाती है कि माता सती के दांत इस क्षेत्र पे गिरे थे। माता सती के दांत जब गिरे तो गिरने के बाद फिर यहाँ पर मंदिर स्थापित हुआ था और इसी वजह से इस मंदिर को हम लोग आज दंतेश्वरी मंदिर के रूप में भी जानते हैं। ये भी खास बात है कि यहाँ पे 2 नदियों का संगम देखा जाता है, जिसमें नाम शामिल है शंखिनी और डंकिनी। तो दोनों का ही नाम शामिल है, इस वजह से तीनों स्टेटमेंट जो है हम लोग का यह भी सही ही हो जाता है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था और इसका निर्माण कराया गया था छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा। बाद में देखते हैं कि 14वीं शताब्दी में चीज़ें बदली, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और यह जीर्णोद्धार करवाया गया था अश्वमेव द्वारा। और अश्वमेव जो था यह काकतीय वंश का एक शासक था, प्रतापरुद्र उसका भाई था। चीज़ें क्लियर हैं। तो इस प्रकार तीनों स्टेटमेंट सही और तीनों सही होने के साथ ही सी हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और इससे जुड़ी कुछ खास बातें आप लोग के सामने। हमारा अगला देख लेते हैं क्या है टॉपिक। कह रहे हैं कि मेवाड़ी लघु चित्रकला शैली के बारे में आपको बात करनी है। चर्चाओं में क्यों आया था? क्योंकि इस महीने में जो एक महत्वपूर्ण मेवाड़ी लघु चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे, जिसका नाम है अल्लाह बख्श, उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी, जिस वजह से मामला चर्चाओं में आया था। तो ज़रूरी है कि इससे जुड़ी चीज़ें समझें। स्टेटमेंट कह रही है कि यह जो चित्रकला शैली है इसकी उत्पत्ति सामान्यतः 1605 ईस्वी में निसार दिन नामक कलाकार द्वारा मानी जाती है। 8वीं शताब्दी में इसमें कुछ बदलाव हुए थे विषयगत, और कह रहे हैं कि नाथद्वार शैली मेवाड़ चित्रकला शैली की एक उपशैली है। समझे चीज़ों को? तो देखिए ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि जिस वजह से यह मनाई जा रही है, यानी कि जो खास व्यक्ति है अल्लाह बख्श, यह महाराजा जयसिंह के दरबार में थे, वहाँ चित्रकला का कार्य किया करते थे और इन्होंने अपने जीवन काल में 4000 मेवाड़ी लघु चित्रों को तैयार किया है, जो मुख्य रूप से महाभारत से संबंधित है। तो यह जो पूरी शैली है, मेवाड़ी नाम से पता लग रहा है कि राजस्थान से संबंधित है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो विकास होता है वह जनरली होता है 17वीं से 18वीं शताब्दी में। अगर उत्पत्ति का समय माना जाए तो ऐसा माना जाता है कि 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन नामक कलाकार के द्वारा ही हुआ था और चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों को उसने सबसे पहले तैयार किया था। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में यह भी माना जाता है कि शुरुआत इस प्रकार से हो जाती है, शुरुआत में इसका रूप अलग रहता है, लेकिन 8वीं शताब्दी में इसमें कुछ विषयगत बदलाव कर दिए जाते हैं। विषयगत बदलाव मतलब ये होता है कि आप इसमें विषय को प्रधानता देते हैं, चीज़ों को अच्छे से और दिखाते हैं, जो मुख्य विषय होते हैं उनको आप हाईलाइट करना पसंद करने लगेंगे अब। तो 8वीं शताब्दी में विषयगत बदलाव हुए, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। विषयगत बदलावों में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चित्रकला का स्वरूप लौकिक एवं दरबारी हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपको लौकिक तत्व भी देखने को मिलेंगे, दरबारी तत्व भी देखने को मिलेंगे और विषयों की प्रधानता में यहाँ पर अब धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक। नाथद्वार इसकी शैली है या नहीं है, इसकी उपशैली है या नहीं है? तो देखिए याद रखिएगा कि नाथद्वार इसकी उपशैली ही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही और तीनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से उत्तर जो होगा वह हो जाएगा हम लोग का कौन सा? एग्जैक्टली बिल्कुल सी हो जाएगा हम लोग के प्रश्न का यहाँ पर उत्तर। सिर्फ इतनी ही कहानी आपको समझनी थी। तो इससे जुड़ी हुई और ख़ास बातें अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आपको पता लगेगी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, वैसे जो ये है चित्रकला शैली है, इसकी कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार हैं कि चित्रों को इसमें साधारण रूप में दिखाया जाता है पर चमकीले रंग का प्रयोग किया जाता है। भावनाओं की प्रमुखता रहती है जनरली। और इसके 3 प्रमुख कलाकार या चित्रकार जिनकी चर्चा बहुत अधिक रहती है, उसमें नाम शामिल है शाहिबुद्दीन जो रागमाला से जुड़े हुए हैं, मनोहर जो रामायण और बालकांड के चित्रों को तैयार करते हैं, और जगन्नाथ जिन्होंने बिहारी सतसई का कार्य किया था। ठीक है, तो प्रमुख कलाकार इसके ये सभी रहे हैं। तो इतनी ही महत्वपूर्ण बात थी जो हम लोग को इस विषय के बारे में करनी थी, जाननी थी, समझनी थी। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जो एक्सप्लेनेशन आप लोग को चाहिए आप लोग के सामने है। उम्मीद है ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज की वीडियो में हमें इतनी ही बातें करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मामला इजी रहा होगा, आपको कोई दिक्कत परेशान नहीं रही होगी। सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, इसके अलावा वीडियो को लाइक क्यों नहीं जाना है, बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।